हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. गाइस, हमने स्टार्ट किया था हमारे क्लास 12 का अकाउंट्स, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है. इन शॉर्ट हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं उसको. तो वो मैंने फिनिश कर दिया है. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगी. आप वहाँ से वो वीडियोज़ को देख सकते हैं. ठीक है. Now today we are going to start our second lesson, that is not for profit concern. ये जो लेसन है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये किस पे बेस्ड है? ये आपको ये नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि किसी भी प्रॉफिट मतलब उसका कंसर्न ये नहीं कि उसको प्रॉफिट कमाना है. देखो हमारा जो बिज़नेस होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना. तो ये जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स जो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका मेन मोटो क्या रहता है? सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना. बिजनेस एंटाइटीज ये सब का क्या मेन मोटिव रहता है? कि वो लोग पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए, जो भी वो लोग सर्विस या फिर कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये लोग का ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाली ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो क्या, उनका मेन मोटो क्या रहता है? ओनली ऑन सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना. ठीक है. तो ये आज हम लोग ये जो लेसन के बारे में डीपली हम लोग जानने वाले हैं, क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ठीक है. तो यहाँ पर देखो हम लोग आ गए हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की ये जो लेसन है 2 अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो देखते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग पढ़ते हैं. मीनिंग में क्या दिया है हम लोग को? द ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बट इस्टेब्लिश्ड विद अ सर्विस मोटिव आर नोन एज नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ठीक है. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से इंगेज नहीं है, वो इस्टेब्लिश हुई है किस लिए? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस मोटिव के लिए. ये क्या हुई है? ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये इस्टेब्लिश किया जाता है. द एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट टू मेक प्रॉफिट. मैं आपको पता है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स. जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना. दे आर फॉर्म फॉर क्रिएशन ऑफ आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज, ट्रस्ट, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स. ये सब जो है मतलब ये एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का. ठीक है. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग. नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका जब प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं रहता है, तो ये लोग को मतलब ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो तो हम लोग को वो किस लिए प्रिपेयर करते थे? ताकि हम लोग को प्रॉफिट और लॉस पता चल सके. लेकिन हम लोग को इसमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो देखने वाले हैं हम लोग. ह्यूज अमाउंट इज़ कलेक्टेड बाय द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज. तो ये सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सब अभी हम लोग आगे देखेंगे. लेकिन जब ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से एज अ डोनेशन. देखो डोनेशन मांगने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जो डोनेशन वो लोग इकट्ठा करते हैं, ऐसे ह्यूज अमाउंट में वो जमा हो जाता है. तो फॉर पब्लिक फेथ एंड कॉन्फिडेंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द ह्यूज फंड कलेक्टेड बाय द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो वो जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको कहाँ और सही जगह पे लगाने के लिए ये क्या करना पड़ता है? ये जो ये अकाउंट है वो प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि हम लोग मतलब एक सही वो निकाल सके कि हम लोग को इतना पैसा कहाँ पे खर्च करना है. दिस कंट्रोल इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट. और ये पॉसिबल तभी है जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. ड्यू टू दिस स्टैट्यूटरी बुक
books of account, the following objective can be ascertained: to avoid misappropriations, to know about income and expenditure of the concerned organization, अब कितना इनकम आया है, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, टू नो अबाउट द फाइनल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना मतलब पैसा बचा हुआ है कि वो लोग उसके लायक है कि वो लोग आगे वो चला सकते हैं कि नहीं, और टू नो अबाउट सरप्लस एंड डेफिसिट। गाइस हम लोग वहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट सेम है, इनकम और वो सॉरी प्रॉफिट और लॉस से क्या है, रिलेटेड है। सरप्लस मतलब इन शॉर्ट हम लोग मतलब समझने के लिए सरप्लस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं, और डेफिसिट को क्या बोल सकते हैं, लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे क्या दिया है, टू मेंटेन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रह सके उसके लिए, टू कंसिडर्ड यूटिलिटी ऑफ पब्लिक फंड फॉर द लॉफुल पर्पस, टू मेंटेन प्रोविजन फॉर कंपलसरी सबमिटिंग स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो लोग गवर्नमेंट से भी कुछ लेते हैं, एज अ डोनेशन वो लोग गवर्नमेंट से भी लेते हैं। तो ये मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट वो लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को भी वो दिखा सके कि उनको जो भी डोनेशन मिल रहा है वो लोग कहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे किसको क्या कर रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए ये जो है अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में 4 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, आपको बस एनपीओ इन शॉर्ट आप लोग एनपीओ बोल सकते हैं उसको, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनपीओ इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो एनपीओ में सिर्फ आपको 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक रिसिप्ट जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा, जैसे आपको वो ट्रायल बैलेंस दिया रहता था ना, वहाँ यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा पूरा, उसमें जो भी रहेगा पूरे ईयर का जो भी इनकम एक्सपेंडिचर जो भी रहता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहता है। और आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा रहेगा आपका बैलेंस शीट। 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा रहेगा आपका क्लोजिंग जो आपका बैलेंस शीट रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। फाइनल अकाउंट में आपको 4 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता था, यहाँ पर 2 ही अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा आपको फॉर्मेट बनाने के लिए। फॉर्मेट बनाने में थोड़ा टाइम चला जाता है, तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो बहुत इजी है ये भी फाइनल अकाउंट की तरह। आई होप आप लोग को फाइनल अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, जिसने भी देखा होगा मेरा वीडियो। तो देखते हैं आगे हम लोग को क्या दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया मैं आपको कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एट पॉइंट ऑफ नेचर जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या रहता है, सोशल सर्विस, मतलब सोशली जो भी रहते हैं वो लोग को क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ओनर, इट इज़ रन बाय द ओनर्स प्रोप्राइटर। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस रहता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, तो उनको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो बिजनेस का मेन ओनर कौन रहता है, वो मतलब कौन करता है, उसको चलाता है ओनर। ठीक है, इट इज़ मैनेज बाय द मेंबर्स। और ये जो है एनपीओ में शॉर्ट में बोलूँगी, एनपीओ में क्या होता है, ये जो मेंबर्स रहते हैं वो मैनेज करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट इसमें देखो, ओनर कैन विड्रॉ द प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर कैपिटल एंड वर्क। ठीक है, जो उसने मेहनत लगाई है उसमें उसका कैपिटल जितना लगाया है उसका एज अ रिवॉर्ड वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट उसमें से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, निकाल सकता है। और ये जो है इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। इसमें उनको कोई रिवॉर्ड या प्रॉफिट ये सब नहीं मिलता। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज आर नोन एज प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रिपेयर करके, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके। ठीक है, और इसमें जो रहता है इसमें कैसे रिजल्ट निकल सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को आगे क्या दिया है, प्रॉफिट और सरप्लस। देखो मैंने आपको बताया था सरप्लस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और लॉस और डेफिसिट और डेफिशिएंसी दोनों कुछ भी बोलो वो लॉस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट के बेस पे कैसे इसको डिफरेंशिएट किया है। जो हम लोग का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है उसमें एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। जब एक्सेस ऑफ इनकम
ओवर एक्सपेंडिचर, जब हमारा देखो यहाँ पे क्या दिया है, इनकम एक्सेस है, मतलब इनकम आपका जब ज़्यादा रहेगा ओवर एक्सपेंडिचर से, तो वो उसको क्या बोलेंगे, इज़ नोन एज प्रॉफिट, ठीक है। और जब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज़ नोन एज सरप्लस। और लेकिन जब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। वही है बिजनेस जो उसमें बनाते थे हम लोग फाइनल अकाउंट में, उसमें हम लोग प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ पे सरप्लस रहेगा, वहाँ पे हम लोग लॉस निकलता था, यहाँ पे क्या बोल देंगे, डेफिसिट, ठीक है। तो वही सेकंड 6 में वही दिया है, तो इसको आप पढ़ लेना ना। देखो क्या दिया है आपको, ट्रांसफ़र नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ पे डालते थे, पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे ना, तो वही कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे। और ये जो सरप्लस और डेफिसिट है टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, तो ये जो सरप्लस और डेफिसिट रहेगा ये कैपिटल फंड एज अ कैपिटल ही होता है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनपीओ में उसको एज अ कैपिटल फंड लिखना है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखते थे और यहाँ पे लिखना है हम लोग को कैपिटल फंड। तो सरप्लस और डेफिसिट कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल फंड में होता है, ठीक है। डेफिसिट होता है तो लेस करते हैं कैपिटल फंड में से, सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग का सब डिविजन क्या दिया है, इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सब डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एब्रीविएशन अकाउंट, ठीक है। और इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट डिवाइडेड, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये जो मैंने आपको बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे आपको वहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया जाता था फाइनल अकाउंट में, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ पे दिया रहेगा बनाकर पहले से ही एज अ क्वेश्चन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मैं बता दूँ आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, क्लासिफिकेशन आपका किया है यहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज़ अ रियल और असेट अकाउंट, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में बेसिक में पढ़ा ही होगा, तो वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ समरी देखो यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ अ समरी ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। किसी पार्टिकुलर पीरियड में कितना रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है वो बताता है, उसकी समरी में बताता है यहाँ पे। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी समरी रहती है, समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, आइटम्स इंक्लूडेड एट द पॉइंट ऑफ आइटम्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड रहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो एकदम सिंपल है, आपको ये जो दिया है आइटम्स इंक्लूडेड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको याद रखना है, सिर्फ कैपिटल और रिवेन्यू नेचर्स के आइटम इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ रिवेन्यू टाइप के नेचर के टाइप के इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो नाउ आगे दिया आपको ट्रांजैक्शन, इट डील्स विथ ट्रांजेक्शन लाइक पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। गाइज आपने जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा, आपको अच्छे से याद होगा। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किससे डील करता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन से डील करता है, जो किससे रिलेटेड हो, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो किससे डील करेगा, ओनली वो नॉमिनल अकाउंट से डील करता है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपसे किसी ने पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो आपको क्या बोलना है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नाउ पीरियड इट इंक्लूड्स द आइटम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज अ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसमें सारे आइटम्स इंक्लूडेड रहेंगे जो प्रीवियस ईयर के, मतलब जो बीत चुका है उस ईयर का, और जो करेंट ईयर है, और उस नेक्स्ट ईयर में हम लोग को जैसे प्रीपेड और ये सब रहता था, आउटस्टैंडिंग, ये सब। तो हम लोग को अगले साल का, इस साल का, और मतलब जो आने वाला साल है उसमें का भी, इसमें सारे जो भी रहेंगे आइटम्स उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वो सिर्फ करेंट ईयर का रहेगा, उसमें सिर्फ हम लोग को करेंट ईयर का डालना है। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे ना, हम लोग सिर्फ करेंट ईयर का इंक्लूड करते थे, और जो नेक्स्ट ईयर का रहता था उसको एज अ प्रीपेड हम लोग असेट में लिखते थे। सेम वैसे इसमें भी करना है आपको, जितने भी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ भी है वो आपको इस करंट ईयर का ही जो रहेगा वो आपको आउटर कॉलम में रखना है, और जो रहेगा एक्स्ट्रा वो रहेगा उसको हम लोग प्रीपेड में, अगर प्रीपेड रहेगा तो असेट में डालेंगे, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग लाइबिलिटी में डाल देंगे। ठीक है, तो नाउ आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हम लोग को साइड्स। डेबिट साइड इज नोन एज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में जो दिया रहेगा वो आपका रिसिप्ट रहेगा और क्रेडिट में जो दिया रहेगा वो आपका पेमेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट है। नाउ डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड इज नोन एज एन इनकम साइड। आपको देखो आपको दिया रहेगा ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट रहेगा और क्रेडिट साइड में पेमेंट दिया रहेगा, लेकिन हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे ना तो आपका डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर रहेगा और क्रेडिट साइड में इनकम रहेगा। आया समझ में आपको? तो अभी हम लोग जब बुक में करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ। तो आपको डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, लेकिन डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में आपको इनकम प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट जो लास्ट है हमारा, इट इज़ नॉट अकम्पेन्ड बाय बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट से अकम्पेन्ड नहीं है, और ये जो किससे है मतलब इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई बैलेंस शीट का वो नहीं रहेगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये बैलेंस शीट से वो अकम्पेन्ड है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हम लोग को? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब के बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। मीनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है गाइस? इट इज़ अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड और ईयर। ठीक है, ये एक समरी रहती है, मतलब कितना रिसिप्ट आया, कितना पैसा आया, कितना पेमेंट किया कैश का, कितने कैश ट्रांजेक्शन हुए किसी पार्टिकुलर पीरियड का, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताता है। ठीक है, एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। एक्चुअल कितना कैश आया है और कितना कैश पेमेंट किया गया है ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, इट इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश में रिसिप्ट जो भी रहता है वो, और कैश में जितना पेमेंट किया जाता है वो। ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। मैंने आपको पहले बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किससे रिलेटेड है, उसमें जितने भी आइटम्स रहते हैं वो या प्रीवियस ईयर के, करेंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके फीचर्स क्या है, ये क्या है? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है वो रियल अकाउंट है, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रहेगा? आपका नॉमिनल अकाउंट रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना, आपका ये क्या है? रियल अकाउंट है। नाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ कैश फॉर्मेट। ठीक है, ये कैश बुक के फॉर्मेट में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। जैसे हम लोग अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे एट द एंड ऑफ द ईयर करते थे ना, तो ये भी एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। नाउ इट बिगिंस विद द ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द एंड्स विथ क्लोजिंग कैश बैंक। ये जो लाइन है इसको याद रख लेना है गाइस, क्योंकि ये जो है आपका एमसीक्यूज में फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया भी था बहुत बार। तो इट बिगिंस क्या है? इट बिगिंस विद द ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कहाँ से, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो उसका बिगिन मतलब ओपनिंग कहाँ से होता है? ओपनिंग मतलब बिगिंस कहाँ से होता है? ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस या तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड विथ क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नाउ इट इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। ये इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल एंड रिवेन्यू पेमेंट। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड रिसिप्ट ऑफ करेंट ईयर आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ना प्लस और डेफिसिट, बट इट शोज ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस एंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो सरप्लस और डेफिसिट मतलब उसका सीधा मतलब है जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की जगह आपको क्या लिखना है? सरप्लस और डेफिसिट लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपका उसमें रहता था फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे आपको सरप्लस मीन्स प्रॉफिट होता है और डेफिसिट मीन्स वही लॉस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो रहता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं किया रहता है, वो आपको निकालना पड़ता है बाय प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है,
8 पॉइंट दिया है आपको, बैड डेब्ट डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सब जो है बैड डेब्ट डेप्रिसिएशन ये सब इंक्लूडेड नहीं रहता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। ना देखते हैं हम लोग का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमारा मेन है, हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ एन अकाउंट शोइंग ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट। इसमें सारे रिवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट क्या रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। ये अकाउंट क्या शो करता है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू पेमेंट मेड फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड से नॉर्मली अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर कितने रिसिप्ट हुए हैं, कितने पेमेंट हुए हैं, उसी का ये क्या करता है, ये शो करता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर टू नो सरप्लस, ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, टू नो दी सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। हम लोग फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते थे, टू नो दी प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये जो है हम लोग NPO नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में ये जो है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोग को सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता चले इन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था और ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इट इंक्लूड्स आइटम्स और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ करेंट ईयर ओनली। इसमें कौन कौन से आइटम्स और ट्रांजेक्शन इंक्लूड रहते हैं, टू रिलेटेड टू करेंट ईयर। सिर्फ एक साल के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी रहेगा आपका, इसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अदरवाइज जो आपका प्रीपेड रहता है वो आपको तो पता है, प्रीपेड रहेगा तो असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस विच वी यूज टू प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया पहले ये किसकी तरह है, प्रॉफिट और लॉस की तरह है, जो हम लोग प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ये वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था और ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए NPO का हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। नाउ इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट मैंने पहले ही बता दिया आपको। इट रिकॉर्ड्स ओनली रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू पेमेंट, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नाउ इट इंक्लूड्स द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, वही सब है। इट इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम्स लाइक बैड डेब्ट और डेप्रिसिएशन। आपको बैड डेब्ट डेप्रिसिएशन हम लोग ने अभी उसमें पढ़ा, हम लोग ने 8 पॉइंट में, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के 8 पॉइंट में हम लोग ने उसमें देखा था बैड डेब्ट डेप्रिसिएशन ये सब उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ये सब इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट। ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे हम लोग को वो प्रिपेयर करने से हम लोग को क्या मिलेगा, या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा, ठीक है। सरप्लस एंड डेफिसिट इज कैरिड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट, डिडक्टेड और एडेड टू द कैपिटल फंड, ठीक है। और जो सरप्लस और डेफिसिट हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, या तो अगर डेफिसिट आया तो डिडक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, और अगर सरप्लस आया तो ऐड करेंगे। किस में करेंगे, लेकिन कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड मतलब वही आपका कैपिटल ही रहेगा, मतलब, ठीक है। तो कैपिटल फंड में क्या करना है, उस बैलेंस शीट के हम लोग लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में अगर सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो उसमें लेस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम, और जो हम लोग का बैलेंस शीट रहेगा, बैलेंस शीट सेम रहेगा आपका, लायबिलिटी उधर पे, और राइट साइड में लोग लिखेंगे असेट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग को क्या दिया, बैलेंस शीट। मीनिंग ये तो आपको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करते थे वैसे सेम आपको बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनाना है, आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर असेंबल्ड इन द स्टेटमेंट। इफ़ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन इट कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको उसको असर्टेन करना है एज अ प्रिपेयर बैलेंस शीट के साथ, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग सम करेंगे, ठीक है। इट मीन्स एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो आपको कैपिटल फंड निकालना रहेगा। वो कैसे निकालना रहेगा वो मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। तो
नाउ देखते हैं हम लोग फीचर्स दिया है बैलेंस शीट में। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग को पता चल जाती है। नाउ असेट साइड इंडिकेट्स द प्रॉपर्टीज और असेट्स ऑफ द कंसर्न, ठीक है, और लायबिलिटी साइड्स इंडिकेट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंसर्न। इट इंक्लूड्स ऑल कैपिटल आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द कंसर्न, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्या दिया है, ट्रीटमेंट्स ऑफ आइटम्स। आपको सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन क्या होता है यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है, एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। अब देखो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर वो लोग के पास इनकम कहाँ से आती होगी, तो वो इनकम आती है सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। इट इज़ पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली और इन लमसम, ठीक है। ये जो है जो भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पीरियडिकली कुछ लमसम अमाउंट उसमें क्या करते हैं एज अ सब्सक्रिप्शन उसका पे करते हैं, ठीक है। इट इज़ रिकरिंग इन नेचर एंड इज़ रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड, ये रिकरिंग है नेचर में और रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे, इसको इनकम साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पे दिया फॉर्मूला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एड आउटस्टैंडिंग सब, ये जो हम लोग वहाँ पे करते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेट, बैड डेट, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, तो सेम वैसे ही इसमें भी एक फॉर्मूला है जो आपको सब्सक्रिप्शन का आपको याद करना। आप 4-5 सम करोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, बस 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, वो तो आप सम करते करते हो ही जाएगा हम लोग को, तो ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोग रिसीव करते हो ड्यूरिंग द ईयर वो आपको पहले लिखना है, फिर उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन आया टोटल वो लिखना है, उसमें ऐड करना है कितना हम लोग का मतलब आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ है करंट ईयर का, और ऐड करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब देखो जैसे इस साल में सपोज़ इस साल में एक जो मेंबर था उसको मतलब समथिंग 2000 अमाउंट पे करना था, लेकिन उसने 3000 कर दिया, बोला कि 1000 जो है वो एडवांस रख लो, वो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो नेक्स्ट ईयर में ये जो 1000 अमाउंट है वो आपका रहेगा, ये जो अमाउंट है 1000 वो आपका ऐड हो जाएगा अगले साल में, ठीक है। अगले साल में वही अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एज अ एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। नाउ लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जितना सब्सक्रिप्शन बाकी है, ठीक है, वो क्या करना है आपको यहाँ पे लेस करना है, ठीक है। लेस उसके बाद करेंगे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। तो अभी करेंगे हम लोग सम, उसके बाद हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्या दिया है आगे, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो ये क्या होता है, इट इज़ पेड बाय द मेंबर वंस इन अ लाइफ टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ मेंबर बनने के लिए ये कौन पे करता है, मेंबर पे करता है, ठीक है। इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट एंड इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड। ये कैपिटल रिसिप्ट है इसीलिए इसको ऐड किया जाता है कैपिटल फंड में, ठीक है। लाइक क्या है ये, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ठीक है। मतलब एक ही बार ये पे किया जाता है वंस इन अ लाइफ। नाउ एंट्रेंस फ़ी और एडमिशन फ़ी, जैसे सपोज़ अभी हम लोग किसी भी क्लासेस में अगर जाते हैं तो कोई क्लासेस ऐसी होती है कि वो एडमिशन फ़ी, स्कूल में हम लोग एडमिशन फ़ी देते हैं ना, तो सेम ऐसे भी यहाँ पे एडमिशन फ़ी और एंट्रेंस फ़ी हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करना रहता है, ठीक है। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन अ न्यू मेंबर हैज़ टू पे एंट्रेंस फ़ी, ठीक है। अगर न्यू मेंबर को क्या करना पड़ता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले कुछ एंट्रेंस फ़ी पे करना पड़ता है, सिंस इट इज़ पेड ओनली वंस बाय अ मेंबर, ठीक है। इसीलिए ये मेंबर के थ्रू एक बार पे किया जाता है। इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड एज सच इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट, और इसीलिए क्या है ये कैपिटल रिसिप्ट, ये नॉन रिकरिंग है, ठीक है। एक ही बार मतलब बार बार पे नहीं किया जाता इसको, इसीलिए ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो हाउएवर एवरी ईयर
न्यू मेंबर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर इट इज़ एन आइटम ऑफ रिवेन्यू नेचर। ठीक है, एवरी ईयर मतलब कुछ ना कुछ नए मेंबर्स तो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए क्या है ये रिवेन्यू नेचर का है। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है एज पर द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इसको कहाँ पे शो करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, नाउ डोनेशन तो आपको पता ही होगा, डोनेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज़। कुछ सब लोग देखो, कुछ कहीं कहीं पे डोनेशन मांगने आते हैं कि मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा दान करते हैं ना, तो डोनेशन देते हैं, तो वही तो ये जो डोनेशन है कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, देयर आर 2 वेज ऑफ कलेक्टिंग डोनेशन, 2 वे है डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, स्पेशल डोनेशन और जर्नल डोनेशन। ठीक है, 2 डोनेशन होता है, डोनेशन के 2 टाइप्स है, एक स्पेशल डोनेशन होता है और एक जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन जो सिंपली जो जनरली लेते हैं सब लोग, और स्पेशल डोनेशन मतलब किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए जो डोनेशन लिया रहता है वो डोनेशन होता है स्पेशल पर्पस, और वैसे अदरवाइज जितने भी डोनेशन लेते हैं वो सिर्फ जर्नल डोनेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते क्या दिया है, स्पेशल डोनेशन आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड दे आर रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सच अ डोनेशन फॉर बिल्डिंग डोनेशन फॉर लाइब्रेरी एटसेट्रा। ठीक है, ये जो स्पेशल डोनेशन होता है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर रहता है, इसीलिए इसको कहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसको लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी स्पेशल डोनेशन जिसे किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे बिल्डिंग प्रिपेयर करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन लिया गया है, तो वो डोनेशन क्या हो गया, स्पेशल डोनेशन हो गया। लाइब्रेरी बनाना है तो ये भी क्या हो गया, ऐसा कि अगर आपको कोई नाम दे दिया गया कि इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है, तो वो आपका स्पेशल डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, और जर्नल डोनेशन आर नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, सो दे आर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार लिया जा सकता है। दे आर रिकॉर्डेड ऑन इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पेशल डोनेशन लायबिलिटी साइड में इसको पोस्टिंग करते हैं, और जो जर्नल डोनेशन रहता है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, उसके इनकम साइड में उसको पोस्टिंग करते हैं। वेयरएज इफ समटाइम्स स्पेशल एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर डोनेशन। ठीक है, अदरवाइज इसमें जो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन, मतलब डोनेशन में से कुछ अमाउंट अब कैपिटलाइज हो गया तो उसमें से डोनेशन में से लेस करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, तो वो अभी देखेंगे हम लोग बाद में। देन इट मस्ट बी कैपिटलाइज। ठीक है, तो ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या दिया, गवर्नमेंट ग्रांट। गाइज मैं आपको ये सब पॉइंट्स क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब जो है आपको ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा, तो अगर आपको कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो आप उसको करोगे कैसे, तो इसीलिए मैं ये जो एक एक टर्म है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब टर्म आने वाले हैं आपको। तो अगर टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप पोस्टिंग कर दोगे, उसके बाद अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इसका मतलब क्या होता है तो आप बता नहीं सकते ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जितने भी टर्म्स है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि यही आगे भी हम लोग को काम आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या दिया है, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कहता है व्हेन एवर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट इट शुड बी एडेड टू स्पेशल फंड। ठीक है, सच गवर्नमेंट फंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल फंड। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट दिया रहेगा ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, अगर उस पर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे हम लोग वहाँ पे फाइनल अकाउंट में देखते थे तो वहाँ पे नीचे ब्रैकेट में करके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक ऐसे कुछ दिया रहता है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में, तो अगर वैसा इन्फॉर्मेशन कुछ दिया रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर तो उसको हम लोग स्पेशल फंड में ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट अगर आता है तो उसको हम लोग कहाँ पे उसकी पोस्टिंग करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आया समझ में आपको, गवर्नमेंट ग्रांट पे अगर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी रहती है तो उसको स्पेशल फंड में ऐड करते हैं, अदरवाइज इसको कहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैपिटल फंड सेम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जर्नल फंड।
इसको जर्नल फंड भी बोला जाता है। द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रिप्रेजेंट कैपिटल फंड। ठीक है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ असेट्स मतलब असेट ज़्यादा हो किससे, लाइबिलिटीज से, ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल फंड। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से सिमिलर है, ये मिलता जुलता है। एवरी ईयर सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू दिस फंड। एवरी ईयर मतलब हर साल जो सरप्लस रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसको ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था सरप्लस आया तो आपको ऐड करना है कैपिटल फंड में, और डेफिसिट आया तो लेस करना है। सेम वही दिया है आपको, सरप्लस एंड डेफिसिट। अगर डेफिसिट आया तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबर फी एंड लेगेसीज आर एडेड टू दिस फंड। कैपिटल फंड में ये सब एंट्रेंस फी आ गया, लाइफ मेंबरशिप फी आ गया, जो वंस इन अ ईयर हम लोग पे, मतलब जो मेंबर रहता है वो पे करता है, एंड लेगेसीज जो भी रहा उसको क्या करते हैं, इस फंड में, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल फंड हो गया ना। उसके बाद स्पेशल फंड, इट इज़ क्रिएटेड फॉर बिल्डिंग फंड, चैरिटी फंड, प्राइज फंड और फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर pertaining such funds should not be recorded in income and expenditure account। तो ये जो है, ये क्या है, बिल्डिंग, ये क्या क्रिएट करता है, बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग फंड हो गया, चैरिटी फंड हो गया, प्राइस फंड हो गया, ये टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं जिसमें सच फंड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम रिलेटेड टू सच फंड इज एडेड टू स्पेशल फंड, और इससे रिलेटेड जो भी इनकम रहता है उसको कहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग, स्पेशल फंड में ऐड करते हैं। एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू सच फंड शुड बी डिडक्टेड। अगर उससे रिलेटेड अगर हम लोग को इनकम आती है तो उसको ऐड करते हैं, अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस आता है तो उसको डिडक्ट करते हैं, किसमें से, स्पेशल फंड में से। एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। If the amount of such fund is less than the expenses, then the balance of expenses are shown on the debit side of the income and expenditure account. Above rule is not applicable to journal fund. ये जो भी रूल है वो journal fund के लिए applicable नहीं है। Income from journal fund investment is taken to income and expenditure account. Now देखते हैं हम लोग को आगे क्या दिया, legacies. Legacies क्या होता है, a gift to the organization as per the will of the deceased is called as legacy। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी विल मतलब अपनी इच्छा से अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं। सो इफ़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहा लेगेसी के बारे में, तो सच रिसिप्ट आर ट्रीट एज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो उसको क्या ट्रीट करेंगे कि वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, जो लेगेसी दिया रहेगा, अगर उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तो उसको क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट आपका कहाँ पे जाएगा, वो आपका जाएगा कैपिटल फंड में। ठीक है, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड हैंस दे आर एडेड टू द कैपिटल फंड। मैंने आपको बताया वो कैपिटल फंड में जाएगा, वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लेगेसी समझ में आया, अ गिफ्ट गिवन बाय द डिसीज्ड और एज पर देयर विल। ठीक है, नाउ सेल ऑफ असेट्स, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। देखो असेट सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, इट्स बुक वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द फिक्स्ड असेट अपियरिंग इन बैलेंस शीट। इसका जो बुक वैल्यू रहेगा वो डिडक्ट किया जाता है असेट से इन द बैलेंस शीट। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट, जैसे एग्जाम्पल हो गया सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, furniture etc. However, profit or loss on sale of old asset is taken to the income and expenditure account. ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस करके जो भी हम लोग को लॉस होगा या फिर इनकम होगा, तो प्रॉफिट और लॉस वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, होनोरेरियम, इट इज़ एन अमाउंट पेड टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन हु इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अमाउंट है किसको, किसी स्पेशल पर्सन को दिया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट पेड टू द आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मेंस, मतलब किसी आर्टिस्ट ने अपना परफॉर्मेंस दिया, किसी गेस्ट ने लेक्चर दिया, तो वो जो अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, वो रहता है आपका होनोरेरियम। इट इज़
अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है आपको, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, revenue expenses, certain expenses like wages, salaries, interest, insurance etc, ये सारी expenses जैसे कि wages हो गया, salaries हो गया, interest हो गया, insurance, ये सब are paid regularly by the club, ये सब क्या रहता है आपको क्लब को रेगुलरली पे करना रहता है, are treated as a revenue expenses, ये सब क्या है revenue expenses। the following formula is used to show it on debit side of the income and expenditure account, ठीक है। तो ये सब जो expenses है कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर रहता है, क्रेडिट साइड में आपका इनकम रहता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं बस इनकम, पहले इनकम बोलते हैं फिर एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, तो लेकिन आपको आप फॉर्मेट बनाते समय आपको डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखना है और क्रेडिट साइड में इनकम लिखना है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम लोग को दिया है एक्सपेंसेस का फॉर्मूला। तो ये मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब डायरेक्टली आपको सम कराऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि आप सम करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो कुछ प्रोसीजर दिया आपको। स्टेप 1 में क्या दिया है, एवरी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड 2 times मिनिमम, ठीक है। और ओपनिंग कैश इन हैंड एंड ओपनिंग कैश एट बैंक इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। और उसके बाद दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको ये एक बार पढ़ लेना आप लोग और स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पे देखो बैलेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये स्टेप्स दिए हैं आपको, जो आप करेंगे, आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सम करेंगे, तो आपको स्टेप्स याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना है इसको। इलस्ट्रेशन दिया है आपको, कुछ एग्जाम्पल ऑन इनकम, ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्टिव में कुछ बताऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विसेज टू द पब्लिक एट लॉज। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, कौन सा डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। मैंने बताया किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो जो रहेगा आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मैंने आपको बताया था वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कौन सा है, रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट एन असेट, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है, हम तो वो क्या रहेगा हमारे लिए असेट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोग को रिसीव करना बाकी, जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, इनकम रिसीव करना बाकी है, इसीलिए वो जाएगा असेट में। आया समझ में। अगर हम लोग का एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता तो वो जाता लायबिलिटी में, बट सब्सक्रिप्शन क्या है, एक तरह का इनकम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर वो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो आपका कहाँ पे उसकी जो दूसरी पोस्टिंग होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, असेट साइड में होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एसेट है। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिया है तो वो हमारे ऊपर क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। अब आप बोलोगे लायबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि अगर देखो हमने फॉर एग्जांपल अभी मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट ईयर का भी फ़ीस ले लिया है, ठीक है। तो अगर वो उसको मैं जब तक पढ़ाऊँगी नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसका पूरा पढ़ाई ख़त्म नहीं करूँगी, तब तक वो मेरे ऊपर लायबिलिटी रहा ना, क्योंकि उसने तो अपना काम कर लिया, बट मैंने उसको रिटर्न में कुछ दिया क्या उस वक्त तक। तो जब तक मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं, वो मेरे ऊपर क्या रहेगा, एक तरह का लायबिलिटी रहेगा। इसीलिए क्या ये जो है हम लोग का जो एडवांस में हम लोग रिसीव करते हैं सब्सक्रिप्शन, वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज, मैंने आपको बताया एक्सेस ऑफ इनकम, स्टार्टिंग में पढ़ो क्या दिया है आपको, एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज़्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर से, तो आपका क्या रहेगा, सरप्लस होगा। तो आपको ऐसे याद करना, अगर आपको एक्सेस ऑफ इनकम दिया मतलब इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कम होगा, इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर कम होगा, तो मतलब ये क्या है, आपका सरप्लस है। और अगर आपको दे दिया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो वो रहेगा आपका डेफिसिट, ठीक है। नाउ देखो आपको दिया 7 पॉइंट दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट। देखो हम लोग
फाइनल अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वही आपको दिया है 7 में, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द 8 पॉइंट दिया आपको, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट, आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन में यूजुअली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट में कैश और बैंक बैलेंस ही दिया रहता है। यूजुअली आप जितनी भी क्वेश्चंस में देखोगे, आप देखोगे तो उसमें कैश और बैंक आपको दिया रहेगा एट द क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दिया हम लोग को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है इसीलिए इसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज अ डैश एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर हम लोग बिल्डिंग परचेस करने में जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, इसीलिए वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों हुआ आपको पता चला था, क्योंकि अगर हम लोग बिल्डिंग तो बार बार खरीदेंगे नहीं, बिल्डिंग हम लोग ने बनवा लिया, उसको उस पर एक बार हम लोग ने अपना खर्चा कर लिया, उसके बाद तो हमारी इनकम ही होगी ना उससे। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हम लोग कौन से पॉइंट पे थे, हाँ, तो 11 पॉइंट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। मतलब ये सारे आइटम्स में से कौन सा मतलब क्लब के बैलेंस शीट में अपीयर मतलब दिखता नहीं है, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, स्पेशल डोनेशन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये तीनों हम लोग ने पढ़ा। एंट्रेंस फी पेड बाय न्यू मेंबर, ये आपको बैलेंस शीट के क्लब में नहीं दिखेगा, क्लब के बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हम लोग को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड आइटम ऑफ डैश नेचर्स ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से आइटम्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, मैंने आपको अभी उसमें डिफरेंस बिटवीन में बताया था, कौन सा, रिवेन्यू नेचर ओनली। ठीक है ना, उसके बाद अ डोनेशन रिसिप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ कैपिटल रिसिप्ट। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अ गिफ्ट इज गिवन बाय अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर द विल इज कॉल्ड द लेगेसी। ठीक है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ अ क्लब आर कैपिटल रिसिप्ट। ओल्ड फर्नीचर हम लोग ने सेल किया, उससे जो भी इनकम आई वो क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। यूजुअली डैश इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यूजुअली जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, रिवेन्यू इनकम है। ठीक है, नाउ नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सॉल्व करना, देखना इसका आंसर क्या होता है। तो जो नॉन कैश टर्म्स है वो कहाँ पे मतलब इंक्लूडेड रिकॉर्ड नहीं किए जाते उसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट मैं आपको बता देती हूँ। चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो नॉन कैश आइटम्स है वो कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग को, देखो यहाँ पे क्या दिया, द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज, मैंने आपको बता दिया एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज टर्म्स एज कैपिटल फंड। असेट ज़्यादा हो और लाइबिलिटी से तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड उसको बोलेंगे। ठीक है, द फॉर लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ बुक्स इज अ डैश एक्सपेंडिचर। अगर लाइब्रेरी के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं बुक्स, परचेस ऑफ बुक्स खरीदने के लिए, तो वो क्या रहेगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, डैश अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश बैलेंस। कौन सा अकाउंट स्टार्ट होता है कैश ओपनिंग कैश बैलेंस से, वो होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसेम्बल्स द डैश अकाउंटिंग ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा जितना भी मैंने टर्म्स एक्सप्लेन किया, बहुत इजी है। मैं आपको हम लोग सम करेंगे तो आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। आपको फाइनल अकाउंट से भी कम टाइम लगता है, इसको 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे सब कुछ आगे। और
कुछ अगर कमियां आती है, मतलब आपको लगता है कि मतलब कुछ कमी है मेरे एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दूँ। मैंने अपनी बहुत मेहनत की है कि मतलब मैं अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको। जितना भी मुझे आता है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।